दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुहाग रात में तलाक पार्ट 1। कहानी को शुरू से अंत तक सुनना। सुनने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। नु बेटा, जाकर तैयार हो जा, वे लोग आते ही होंगे। माँ ने प्यार भरी आवाज में मनोहर करते हुए कहा। माँ, मैं कितनी बार कह चुकी हूँ कि मैं विवाह नहीं करूँगी। मुझे पसंद नहीं है यह देखने व दिखाने की औपचारिकता। माँ, मान भी लो कि यह रिश्ता हो गया तो क्या मैं खुशी वैवाहिक जीवन बिता पाऊंगी? जब भी उन्हें पता चलेगा कि मैं एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हूँ तो क्या वे मुझे? तनुजा ने आवेश से कांपती आवाज में कहा। बेटा, तूने मन में भ्रम पाल लिया है कि तुझे गंभीर बीमारी है। प्रदूषण के कारण आज हर 10 में से एक व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित है। दमा रोग आज असाध्य नहीं है। उचित खान पान, सहन सहन और उचित दवाइयों के प्रयोग से रोग पर काबू पाया जा सकता है। अनेक कुशल और सफल व्यक्ति भी इस रोग से ग्रस्त पाए गए हैं। ज़्यादा तनाव, क्रोध इस रोग की तीव्रता को बढ़ा देते हैं। हमारे खानदान में तो यह रोग किसी को नहीं है, फिर तो क्यों हीन भावना से ग्रस्त है? माँ ने समझाते हुए कहा। तुम इस बीमारी के विषय में उन लोगों को बता क्यों नहीं देती? तनुजा ने सहज होने का प्रयत्न करते हुए कहा। तू नहीं जानती है बेटी, तेरी डैडी ने 1-2 जगह इस बात का जिक्र किया था, किंतु बीमारी का सुनकर लड़के वालों ने कोई न कोई बहाना बनाकर चलती बात को बीच में ही रोक दिया। असहाय मुद्रा में माँ ने कहा। लेकिन माँ, यह तो धोखा होगा उनके साथ। बेटा, जीवन में कभी कभी कुछ समझौते करने पड़ते हैं, जिन्हें करने का हम प्रयास कर रहे हैं। लंबी सांसें लेकर माँ फिर बोली। इतनी बड़ी जिंदगी किसके सहारे काटेगी? जब तक हम लोग हैं तब तक तो ठीक है। भाई कब तक सहारा देंगे? अपने लिए नहीं तो मेरे और अपने डैडी की खातिर हमारे साथ सहयोग कर बेटा। जा जा कर तैयार हो जा अब, माँ ने डबडबाई आंखों से कहा। कुछ कहने के लिए तनुजा ने मुंह खोला ही था, किंतु माँ की आंखों में आंसू देखकर होठों से निकलते शब्द होठों पर ही चिपक गए। अनिच्छा से वह तैयार हुई। मन कह रहा था कि किसी को धोखा देना अपराध है। मन की बात मन में ही रह गई। भाई रंजन ने आकर बताया कि ये लोग आ गए हैं। माँ और डैडी स्वागत के लिए दौड़े। 2 घंटे कैसे बीते पता ही नहीं चला। मनोज अत्यंत आकर्षक, हंसमुख व मिलनसार लगी नहीं रहा था कि हम पहली बार मिल रहे हैं। पहली बार मन में किसी को जीवन साथी के रूप में प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई। वे लोग चले गए, किंतु उसके मन में उथल पुथल मच गई। क्या वे मुझे स्वीकार करेंगे? यदि स्वीकार कर भी लिया तो कच्ची डोर से बंधा बंधन कब तक ठहर पाएगा? 2 दिनों बाद फोन पर रिश्ते को स्वीकार करने की सूचना मिली तो बिना त्योहार के ही घर में त्योहार जैसी खुशियाँ छा गई। डैडी बोले, मैं जानता था रिश्ता यही तय होगा। कितना भला व सुशील लड़का है मनोज। किंतु तनुजा चाहकर भी खुश नहीं हो पा रही थी। जन्म जन्म के इस रिश्ते में पारदर्शिता अत्यंत आवश्यक है। सोचकर पता प्राप्त कर चुपके से एक पत्र मनोज के नाम लिखकर डाल दिया और धड़कते दिल से उत्तर की प्रतीक्षा करने लगी। 1 हफ्ता बीता, 2 हफ्ते बीते, यहाँ तक 3रा हफ्ता भी बीत गया। उसके पत्र का कोई उत्तर नहीं आया। मनोज का विशाल व्यक्तित्व खोखला लगने लगा था। स्वप्न धराशायी होने लगे थे। एक दिन वह कॉलेज से लौटी तो दरवाजे की कुंडी में 3-4 पत्रों के साथ एक गुलाबी लिफाफा उसे
दिखाई दिया। उसका भविष्य इसी लिफाफे में कैद था। जीवन में खुशियाँ आने वाली है या अंधेरा, एक छोटा सा कागज का टुकड़ा निर्णय कर देगा। वह पत्र खोलकर पढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। माँ आज किटी पार्टी में गई थी। अंत बैग से चाबी निकलकर ताला खोला। कड़कड़ाती ढंग में भी माथे पर पसीने की बूंदें झलक आई थी। स्वयं को संयम करते हुए पत्र खोला। लिखा था, प्यारी तनु, तुम्हें जीवन साथी के रूप में प्राप्त कर मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तुम बिल्कुल वैसी ही हो जैसी मैंने कल्पना की थी। मन में अचानक अनेक प्रकार के फूल खिल उठे। सावन के बिना ही जीवन में बहार आ गई। चारों ओर सतरंगी रंग छितर तन मन को रंगीन बनाने लगे। मैंने भी मनोज के पत्र का उत्तर दे दिया था। 2 महीने के अंदर ही वैदिक मंत्रों के मध्य अग्नि को साक्षी मानकर मेरा तनुज से विवाह हो गया। दुख सुख में जीवन भर साथ निभाने के कस्में वादों के साथ जीवन के अंतहीन पद पर चल पड़ी। विदाई के समय माँ का रो रो कर बुरा हाल था। चलते समय मनु से बोली थी, बेटा नाजुक सी चुई मुई कली है मेरी बेटी, कोई गलती हो जाए तो छोटा समझकर माफ कर देना। तनुजा की आंखें रो रही थी, किंतु मन नवीन आकांक्षाओं के साथ नए पद पर छलांग मारने को आतुर था। कानपुर से फौजाबाद आते समय घर की पीछे की सीट पर बैठे तनुज ने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया था तथा धीरे धीरे सहला रहे थे और वह चाहकर भी उनसे नजरों से नजरें मिलाने में स्वयं को असमर्थ पा रही थी। कैसा है यह बंधन, अनजान सफर में अनजान राही के साथ अचानक तन मन का एकाकार हो जाना। प्रेम और अपना तो नहीं तो और क्या है। ससुराल में उसका खूब स्वागत हुआ। सास सौतेली थी, किंतु उनका स्वभाव अत्यंत मोहक व मृदु लगा। कोच ने कहा कि कमाऊ बेटा है, इसीलिए उसकी बहू का इतना सत्कार कर रही है। यह सुनकर सौम्य स्वभाव मृदु भाषिणी सास के चेहरे पर दुख की लकीरें अवश्य आई, किंतु क्षण भर पश्चात ही वह निर्विकार मूर्ति के सदृश प्रत्येक आए गए व्यक्ति के देखभाल में जुट जाती। नन्नन स्नेहा भी दिन भर भाभी भाभी कहते हुए उनके आगे पीछे ही घूमती। कभी नाश्ते के लिए आग्रह करती तो कभी खाने के लिए। वही प्रत्येक आने जाने वाले से भी उसका परिचय करवाती। मनोज भी किसी न किसी काम के बहाने कमरे में ही ज़्यादा वक्त गुजारते। मित्र कहते, वह तो गया काम से, अभी से यह हाल है तो आगे क्या होगा। मन चाहने लगा था काश वक्त ठहर जाए और इसी तरह हंसी खुशी से सदा मेरा आंचल भरा रहे। पूरे हफ्ते घूमना फिरना लगा रहा। 2 दिनों पश्चात उटी जाने का कार्यक्रम था। देर रात्रि मनोज के अभिन्न मित्र के घर से हम खाना खाकर आए। पता नहीं ठंड लग गई या खाने पीने की अनियमितता के कारण सुबह उठी तो सांस बेहद फूलने लगी। क्या बात है, तुम्हारी सांस कैसे फूलने लगी? क्या पहले भी ऐसा होता था? मुझे तकलीफ में देखकर हैरान परेशान मनु ने पूछा। मैंने अपनी बीमारी के बारे में आपको पत्र लिखा था। प्रश्न का समाधान करते हुए मैंने कहा, पत्र? कौन सा पत्र? तुम्हारे पत्र में बीमारी के बारे में तो जिक्र ही नहीं था। तनुजा को लगा पृथ्वी घूम रही है क्या, इनको मेरा पत्र नहीं मिला। मैं तो इनका पत्र प्राप्त कर यही समझती की रही कि मेरी कमी के साथ ही इन्होंने मुझे स्वीकारा है। तनाव व चिंता के कारण घबराहट होने लगी थी। पर्स खोलकर दवा ले ली, लेकिन
जानती थी रोग की तीव्रता 2-3 दिन के बाद ही कम होगी। दवा के रूप में प्रयुक्त होने वाला इन्हेलर शर्म व झिझक के कारण यह सोचकर नहीं लाई थी कि यदि किसी ने देख लिया और पूछ बैठा तो क्या उत्तर दूंगी। बीमारी को लेकर मनु ने घर सिर पर उठा लिया। इनका रुद्र रूप देखकर मैं दहल गई थी। आखिर गलती हमारी ओर से हुई थी। बीमारी को छिपाना ही भाग का सिद्ध हुआ था। मेरा लिखा पत्र डाक एवं तार विभाग की गड़बड़ी के कारण इन तक नहीं पहुंच पाया था। बेटा, आजकल के समय में कोई भी रोग असाध्य नहीं है। हम बहू का इलाज करवाएंगे। तुम क्यों चिंता करते हो? मनोज को समझाते हुए ससुर जी ने कहा, पिताजी, मैं इसके साथ नहीं रह सकता। मैंने एक सर्वगुण संपन्न व स्वस्थ जीवन साथी की तलाश की थी, न कि रोगी की। क्या मैं इसकी लाश को जीवन भर ढोता रहूँगा? अभी यह हाल है तो आगे क्या होगा? कड़कती मुद्रा में मनु ने कहा, पापा, भैया ठीक ही तो कह रहे हैं। स्नेहा, मेरी नन्ना ने भाई का समर्थन करते हुए कहा, तुम चुप रहो, अभी छोटी हो। शादी विवाह कोई बच्चों का खेल नहीं है जो तोड़ दिया जाए। पिता समान ससुर जी ने स्नेहा को डांटते हुए कहा, मैं कल ही अपने काम पर लौट रहा हूँ। कुछ कहने को आतुर अपने पिता को चुप कराते हुए मनोज ने कहा और वह घर से चले गए। मनोज की बातों से व्याकुल सांस मेरे पास आई। मेरी आंखों से बहते आंसुओं को अपने आंचल से पोंछते हुए बोली, बेटी, घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। बेवकूफ़ लड़का है, इतना भी नहीं समझता कि बीमारी कभी भी किसी को भी हो सकती है। इसकी वजह से विवाह जैसे पवित्र संबंध को तोड़ा नहीं जा सकता। हाँ, इतना अवश्य है कि राजेंद्र भाई साहब को बीमारी के संबंध में छिपाना नहीं चाहिए था। माँ जी, मम्मी पापा ने छिपाया अवश्य था, किंतु मैंने इन्हें सब कुछ सच सच लिख दिया था। इनका पत्र प्राप्त कर मैं समझी थी कि इन्होंने मेरी बीमारी को गंभीरता से नहीं लिखा है, वरना मैं विवाह ही नहीं करती। कहते कहते आंचल में मुंह छिपाकर तनुजा रो पड़ी थी। डॉक्टर भी आ गए थे। रोग की तीव्रता को देखकर इंजेक्शन दिया तथा दवा भी लिखी। रोग की तीव्रता कम होने लगी थी, किंतु इनके जाने की बात सुनकर मन अजीब सा हो गया था। सारी शर्म छोड़कर सासू माँ से कहा, मम्मी, क्या ये एक बार, सिर्फ एक बार मुझसे बात नहीं कर सकते? सासू माँ ने मनु से आग्रह भी किया, किंतु कोई भी परिणाम न निकला। मनोज के जाते समय भी सबके साथ वह भी बाहर आई। इन्होंने माँ और पिताजी के पैर छुए, बहन को प्यार किया और मेरी और ऊपर की दृष्टि डालकर चले गए। सासू माँ ने दिलासा देते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा तो विह्वल स्वर में वह बोल उठी, माँ, मेरा क्या होगा? आदमी इतना तटस्थ हो सकता है? तनुजा ने सपनों में भी कभी नहीं सोचा था। विगत एक हफ्ते में उन्होंने कुछ अंतरंग क्षण व्यतीत किए थे, कुछ सपने बुने थे, सुख दुख में साथ रहने की कसमें खाई थी। क्या वह सब झूठ था? डैडी को पता चला तो वो भी आए। उनके उदास चेहरे को देखकर तनुजा उनसे नजर भी न मिला सकी। कितने प्रयत्न, कितनी खुशी से संभव तय किया था। क्या सिर्फ एक हफ्ते के लिए? दिवाकर जी, आप मनोज को समझा कर देखिए। यह रोग भयंकर रोग तो है नहीं। मैं सच कहता हूँ, हमारे यहाँ न मेरी तरफ और न ही इसकी माँ की तरफ किसी को यह रोग है। यदि प्रयास किया जाए तो ठीक हो सकता है। गिड़गिड़ाते हुए डैडी ने कहा, भाई साहब, अपनी तरफ से तो मैं पुनः प्रयास करूँगा, पर नई पीढ़ी को
तो आप जानते ही है ना, यह सदा अपने मन की ही करती है। मेरे ससुर जी डैडी को दिलासा देते हुए कहा। तनुजा डैडी के साथ अपने घर वापस लौट आई। इस तरह एक हफ्ते में सारे सुख दुख उसके आंचल में आ गिरे थे। इस जीवन का क्या होगा, यह प्रश्न बार बार उसके जेहन में उभर रहा था। माँ उसके लौट आने के बाद गुमसुम हो गई थी। डैडी अब देर से घर लौटते थे। शायद कोई भी एक दूसरे से नजरें मिलाने का साहस नहीं कर पा रहा था। तनुजा विश्वविद्यालय की पढ़ाई करना नहीं चाहती थी। 2 बार प्री मेडिकल परीक्षा में असफल होने के पश्चात एक बार फिर प्री मेडिकल परीक्षा में सम्मिलित होने का उसने अपना निर्णय सुनाया तो सभी ने उसके इस निर्णय का स्वागत किया। परीक्षा का फॉर्म भरते समय नाम के आगे कुमारी शब्द देकर मम्मी और डैडी बिगड़ उठे, किंतु भाई रंजन ने मेरे समर्थन में आवाज़ उठाई। बोले, ठीक ही तो है, जो संबंध अब रहा ही नहीं उसे लाश की तरह उठाए, आखिर यह कब तक फिरेगी। 1 महीने पश्चात मनु ने अपनी वकील के माध्यम से तलाक के लिए नोटिस भिजवा दिया। माँ पिताजी ने हस्ताक्षर करने से मना किया, किंतु उसने दृढ़ स्वर में कहा, पति पत्नी का संबंध मन व आत्मा से होता है। यदि मन ही एकाकार नहीं हुए तो टूटी डोर में गांठ बांधने से क्या फायदा। कहते हुए उसने कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। दोस्तों, कहानी आगे सुनेंगे दूसरे भाग में। कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएगा, और अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों से शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। जल्दी लेकर आऊँगा इस कहानी की दूसरा भाग। नमस्ते।